हम अपने प्रोग्राम मारूफ पाकिस्तानी के साथ हाज़िर हुए हैं अपने मीडिया चैनल मीडिया फोकस के तवस्सुत से। आपको ख़बर है कि हम अपने इस प्रोग्राम में माया नाज और मारूफ पाकिस्तानियों को आपके सामने लाते हैं, उनका इंटरव्यू करते हैं ताकि आप उनके साथ उनके बारे में और मालूमात हासिल कर सकें। आज के भी प्रोग्राम में हमारे मेहमान एक मारूफ माया नाज पाकिस्तानी हैं, जिनकी बहुत सारी पहलू हैं शख्सियत के। आप मुहक्किक भी हैं, रिसर्च भी करते हैं, आप लिखते भी हैं, आप मीडिया पे एज ए होस्ट भी काम कर चुके हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन है कि वो एक इल्मी शख्सियत है और एजुकेशनिस्ट हैं। जो उनका सुर्रा इम्तियाज़ है, मैं समझता हूँ कि सिंध के सपूतों में एक नाम अपना रखते हैं। आज हमारे मेहमान हैं मायनाज डॉक्टर मोहम्मद अली शेख। शेख साहब, आपको मैं वेलकम करता हूँ इस प्रोग्राम में कि आपने टाइम निकाला और इस प्रोग्राम के लिए। और मैं समझता हूँ कि आपका जो एक करियर स्पैन है और जो शख्सियत मैंने आपके पहलू बताए हैं उस पर भी बात करेंगे। और इस दौरान आपने अपने बहुत शागिर्द भी पैदा किए होंगे और वो बड़ा एक सरमाया होगा आपका, तो उनके बारे में भी ज़रा बात होगी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मैं आप समझता हूँ कि आपकी जो एसोसिएशन रही है सिंध मदरसुल इस्लाम कॉलेज से और उसके बाद उसकी यूनिवर्सिटी से एज वाइस चांसलर, पहले प्रिंसिपल उसका वाइस चांसलर, और उसी के तवस्सुत से आपका एक रिश्ता बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ भी जुड़ता है जाके। और आपने अपने इस जब मैंने आपने कहा कि लिखने का आपको है, तो आपने उनके ऊपर भी एक किताब लिखी है, उसके बारे में भी कुछ आपसे पूछेंगे। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, एजुकेशन, स्ट्रगल एंड अचीवमेंट्स। लेकिन सबसे पहले जो हमारा प्रोग्राम का फॉर्मेट रहा है वो ये कि जो भी शख्सियात हमारे पास आती हैं तो उनका हम शुरू करते हैं ज़िक्र उनके बचपन से कि कहाँ पैदा हुए, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, बहन भाई कौन से स्कूल में, कॉलेज में। तो उसके बाद फिर इसी बात चलेगी तो आपसे सवाल जवाब भी होते रहेंगे। तो मैं आप ओवर टू यू, आप बताएंगे शुरुआत आपकी कहाँ से। बहुत शुक्रिया रिजवी साहब। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इतनी इज़्ज़त दी, इतने अच्छे अल्फाज में तारुफ़ करवाया। मेरा ताल्लुक़ बुनियादी तौर पे खैरपुर मीर डिस्ट्रिक्ट है, उसका एक गांव है गाढ़ी मोरी, उसका नाम गाड़ी है, मोरी जी। और उससे ताल्लुक़ है। लेकिन मैं तो पैदा खैरपुर में ही हुआ। मेरे वालिद गवर्नमेंट सर्विस में थे, मुख्तार कार, असिस्टेंट कमिश्नर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से उनका ताल्लुक़ था। तो 1961 में मेरा बर्थ हुआ, और फिर चूँकि मेरे वालिद गवर्नमेंट सर्विस में थे, उनकी ट्रांसफ़र्स होती रहती थी। जी जी। कभी वहीं खैरपुर डिस्ट्रिक्ट में, कभी गम्बर्ड, कभी कोट दिज्जी, कभी दोबारा खैरपुर, वो हैदराबाद। इरिगेशन डिपार्टमेंट, नहीं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट रेवेन्यू में। डिपार्टमेंट। तो उसमें चूँकि उनके ये ट्रांसफ़र्स होते थे, तो मेरी वालिदा और मेरे वालिद की आपस में बहुत प्यार, मोहब्बत, अंडरस्टैंडिंग थी। तो जब भी बाबा की ट्रांसफ़र होती थी तो पूरी की पूरी फैमिली हम लोग शिफ्ट हो जाते थे उस नई जगह पे। और फैमिली में कौन, मेरी कितने बहन भाई? वालिदा थे, मेरे टोटल हम लोग 8 बहन भाई हैं, 4 बहनें और 4 भाई। और और वालिदा, मेरे वालिद और मेरी दादी, ये हम लोग रहते थे। और उसमें बहनें बड़ी थी हमसे 4, और भाइयों में मुझसे एक बड़ा भाई था, लेकिन वो शुरू दिन से अल्लाह लोक मस्त है, अच्छा। मतलब वो दुनिया के मामलात में नहीं पड़ता। और तो इसलिए अमली तौर पे बड़े बेटे की हैसियत मुझे ही मिली आपको आ गई घर में। जी। तो फिर जब बाबा के ट्रांसफ़र्स होते थे तो हमारी फैमिली शिफ्ट होती थी उन जगहों पे। तो इस दौरान मैं उस दिन कैलकुलेट कर रहा था कि मैट्रिक तक जो मेरे 10 साल की एजुकेशन है, क्लास 1 से लेके 10th तक, तो मेरे टोटल 10 स्कूल तब्दील हुए। तो उसमें कभी कहीं पर 6 महीने, कहीं साल, कहीं 1.5 साल,
कहीं 3 महीने, इस तरह से स्कूल, बाज़ औक़ात उसी स्कूल में दोबारा भी मेरा आना हुआ, जी हाँ। लेकिन 10 मरतबा ये समझें कि मुझे चेंजेस देखनी पड़ी। फ़ायदा उसका ये हुआ कि मैं बुनियादी तौर पे थोड़ा-सा शर्मीले अंदाज़ का एक लड़का था। तो चूँकि मुझे हर जगह पर जाके, और वहाँ वो पहले से ही ग्रुप्स बने हुए होते थे क्लासेस जी में हाँ। स्टूडेंट्स के, तो मुझे अपनी जगह पैदा करना होती थी। तो उनसे घुल-मिल जाना होता था, उनके अंदर एडजस्ट होना। तो उसकी वजह से वो जो मेरी शायनेस थी, वो दूर चली गई ना। फिर अच्छा। आहिस्ता-आहिस्ता वो एक्टिविटी, उसकी वजह से बोलने का शौक़ पैदा हुआ, डिबेट्स में हिस्सा लेना शुरू किया। तो इस तरह अल्लाह ताला की मेहरबानी से वो स्कूल का ज़माना बड़ा अच्छा गुज़रा। कोई पोजीशन होल्डर तो मैं नहीं था, क्योंकि मुझे ज़्यादातर जो शौक़ था वो पढ़ने की तरफ था, अच्छा, नॉवेल्स, अफ़साने, ये ज़्यादातर जासूसी किस्म की जो चीज़ें हैं, वो देखने का, पढ़ने का, फ़िल्में उसमें देखते थे। इब्न सफ़ी भी शामिल थे? जी हाँ, इब्न अच्छा। सफ़ी, इमरान सीरीज़ हम वहाँ पढ़ते थे, जी, जी। और प्रमोद और इस तरह के मुख्तलिफ़ कैरेक्टर्स थे, उनको पढ़ा। और घर में माहौल चूँकि बहुत अच्छा था, उसकी वजह से किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं हुई। तो इस तरह करते-करते जब मैट्रिक मैं कर रहा था, 9th का एग्ज़ाम दे चुका था, तो बाबा की ट्रांसफ़र हो गई थी कराची। अच्छा, तो अब कराची जब वो शिफ्ट हो गए 1975 में, तो मैं उनके साथ आना चाहता था, लेकिन चूँकि 9th का एग्ज़ाम दे चुका था, और उस ज़माने की पॉलिसी ये थी कि माइग्रेशन हैदराबाद बोर्ड और कराची बोर्ड में बड़ी मुश्किल होती थी। अच्छा, तो इस वजह से फिर ये फ़ैसला हुआ कि वो 1 साल मैं खैरपुर में ही कंटिन्यू करूँगा। खैरपुर हैदराबाद बोर्ड के तहत आता था उस अच्छा। ज़माने में। तो फिर मैंने वहाँ पर पहला कुछ अरसा हॉस्टल में गुज़ारा, और फिर मेरे ननिहाल थे, वहाँ पर कुछ अरसा गुज़ार के फिर मैट्रिक के बाद 1976 में मैं कराची आया, लेकिन हमारी फैमिली 75 में कराची आ चुकी थी। आ चुकी थी। जी, ऑलराइट। तो फिर आपने यहाँ कॉलेज यहाँ जॉइन किया? जी हाँ, वो मैंने इस्लामिया कॉलेज कराची, इस्लामिया कॉलेज। कायद-ए-आज़म की मज़ार के पास ही है, जी, जी। वहाँ पर फर्स्ट ईयर में दाखिला लिया, और प्री मेडिकल फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर मैंने यहाँ तालीम हासिल की। मेरा रुझान नहीं था, न इंजीनियरिंग की तरफ, न मेडिकल की तरफ। मेरा अच्छा, था लिखने-लिखाने की तरफ, तो मैं सहाफ़त में आना चाहता था। और उसी ज़माने में, हालाँकि मैं मैट्रिक का स्टूडेंट था, उस ज़माने में हिलाल-ए-पाकिस्तान सिंधी का एक बहुत बड़ा जी हाँ। अख़बार था। उसमें मैं लिखता था, मेरे आर्टिकल्स छपते थे। और जब मैं फर्स्ट ईयर में आया, तो यहाँ पर कराची में नवाए वक़्त अख़बार जी, शुरू हुआ था। वैसे तो वो लाहौर से निकलता था, लेकिन उस ज़माने में वो कराची से शुरू हुआ। तो मैं उसके लिए हफ्तेवार कॉलम लिखता था, टेलीविज़न के प्रोग्राम्स पे तबसरा, और एक हिस्ट्री से रिलेटेड था, और वो उर्दू में होता? उर्दू में जी होता हाँ। था। तो मैं यहाँ पर मेरे और एक पेज आता था, सिंध बलूचिस्तान एडिशन, जिसमें सिंध और बलूचिस्तान की हिस्ट्री पे आर्टिकल्स लिखे अच्छा, जाते थे। तो उसमें मैं लिखता था, मेरे आर्टिकल्स हर हफ्ते एक मेरा आर्टिकल छपता था। तो पहली-पहली मेरी जो आमदनी थी, वो जी। अखबार से शुरू हुई, कि फीचर राइटर था, अच्छा, अखबार वाले पैसे देते थे, और वो लेंथ ऑफ आर्टिकल के हिसाब से उस ज़माने में पॉलिसी थी, तो वो मेरे चेक निकलते थे और पैसे मिलते थे। बाबा यहाँ के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर थे, कराची ईस्ट में थे, फिर वेस्ट में आए। उनको मैंने बताया कि मेरा शौक़ मेडिकल की तरफ नहीं है, नहीं है। इंजीनियरिंग की तरफ नहीं है, मैं सहाफ़त में आना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे मना किया। तो मैं मेडिकल का एग्ज़ाम दे चुका था, उसमें मेरा इतना नहीं था, तो फिर यही हुआ कि इंजीनियरिंग के लिए मैथमेटिक्स के एडिशनल पेपर्स देके वो मैंने दिया, तो फिर मेरा मेहरान इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में दाखिला हो गया जी, इंजीनियरिंग जी, में। जी। तो ऑलराइट। फिर मैंने इंजीनियरिंग के लिए वहाँ पर चला गया। तो एक लिहाज़ से मैं कहूँ कि जिसे हम अंग्रेज़ी में कहते हैं, आपकी फर्स्ट लव जो है, वो जर्नलिज़्म था या लिखना था? जी हाँ, लिखना, बुनियादी लिखना। तौर पे, क्योंकि मेरा हर एक का रुझान होता है ना, जी हाँ। और मेरा चूँकि पढ़ने की तरफ था रुझान, कि मैं पढ़ता था बहुत, तो पढ़ने के बाद एक नेचुरल उसका कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि आप लिखना चाहते लिखना हैं। चाहते हैं, बिल्कुल। तो मैं लिखना चाहता था और लिखता था। तो मैं सिंधी में भी लिखता था हिलाल-ए-पाकिस्तान के लिए,
और मैं उसके साथ उर्दू में लिखता था नवाए वक्त के लिए। और एडिटोरियल जो मेरे इंक्लिनेशंस थी उनकी वजह से सिंधी का एक माहवार निकलता था, उमर दीन बेदार साहब निकालते थे, उसका नाम था माहनामा अद्युम, अद्युम ख़वातीन के लिए हाँ था। जी, जी हाँ। और ये शम्सुल उलमा दाऊद पोतो ने शुरू किया था। तो अच्छा, वो चलते चलते मैं जब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में यहाँ पढ़ता था तो वो उमर दीन बेदार के पास आया, एक जर्नलिस्ट थे बहुत पुराने। उन्होंने मुझे फिर उसके लिए ऑफर दी एज अ डिप्टी एडिटर। तो उमर दीन बेदार एडिटर थे, मैं उस मैगज़ीन का डिप्टी एडिटर था। तो इस तरह से उसके लिए भी मैं इंटरव्यूज़ करता था। बहुत जो अच्छी फ़ाल ख़वातीन होती थीं, जो प्रोफ़ेसर्स थीं, उनके इंटरव्यूज़ करने के लिए मैं उनके पास जाता था उनसे। और ओवरऑल जो सोशल डेवलपमेंट के हवाले से आर्टिकल्स होते थे सिंध जी, के, जी। वो लिखता था। तो ये लिखने पढ़ने का रुझान वो शुरू से था। लेकिन मुआश के हवाले से मेरे वालिद की ये मुझे तलकीन थी उस ज़माने में, क्योंकि सहाफ़त अब तो माशाल्लाह बहुत पैसे वाला शोबा है, उस ज़माने में बहुत कमज़ोर शोबा था। तो वो ये कहते थे कि आप इसको हॉबी के तौर पे ज़रूर रखो, रखो, सही, लेकिन इसको प्रोफ़ेशन ना बनाओ। सही। तो हमने फिर यही उनकी बात मानी और अल्लाह उनको उसका अजर दे। वो मैं समझता हूँ कि बड़ा सही फ़ैसला था। और जी, मैं वापस सहाफ़त की तरफ तो आया, उसके ऊपर हम बाद में आएँगे, कि वो फिर मैंने पीएचडी सहाफ़त में किया, मैस कम्युनिकेशन में। तो जी, जी, मैं जो प्रैक्टिकल सहाफ़त नहीं कर पाया उस ज़माने में, जी हाँ, तो मैंने फिर नए सहाफ़ी पैदा करना शुरू किए। सही। तो फिर आपने इंजीनियरिंग की और वो सिविल इंजीनियरिंग की, सिविल में या मेटलर्जिकल मेटलर्जी? इंजीनियरिंग, उस अच्छा। ज़माने में एक रुझान था, पाकिस्तान स्टील मिल्स नया नया लग जी, रहा था जी, ना। जी। मतलब अभी वो प्रोसेस में चल रहा था और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल प्लांट था। तो हमारे वाइस चांसलर उस ज़माने में थे डॉक्टर एस एम कुरैशी साहब। जी, जी। तो डॉक्टर एस एम कुरैशी मुझे बहुत मतलब प्यार करते थे। हालांकि वो वाइस चांसलर थे, मैं स्टूडेंट था फर्स्ट ईयर का। तो वो उन्होंने ही मुझे शुरू से ही ये कहा था कि ये जो कन्वेंशनल इंजीनियरिंग के शोबे हैं, सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, उन्होंने कहा कि वो अपनी पीक पे पहुंच चुके हैं। जी, इसलिए अगर आप नए शोबे में आओगे, तो उस वक्त पाकिस्तान बड़ा इंडस्ट्रियली तरक्की की तरफ जा रहा था जा ना, रहा इतने जी। बड़े इंडस्ट्रियल प्लांट्स लग रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा प्लांट है और प्रोजेक्ट है पाकिस्तान स्टील मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में अगर आप करते हैं। तो वो बहुत सारे लोगों को वो इनकरेज करते थे और मुझे भी उन्होंने इनकरेज किया। उन्होंने कहा माइनिंग ले लो, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग ले लो, इलेक्ट्रॉनिक्स ले लो, इस तरह के शोबों में आप जाओ जो कन्वेंशनल शोबों से हटकर हैं इंजीनियरिंग में। तो फिर मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में मैंने लिया। उस दौरान जब यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ता था, तो उसके साथ मैं नामा निगार के तौर पर लिखता भी था। फिर मैंने जंग में कंट्रीब्यूट करना शुरू अच्छा, किए आर्टिकल्स, और साथ साथ जो सोशल एक्टिविटीज़ थी, स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ थी, स्टूडेंट पॉलिटिक्स थी, उनमें भरपूर तरह से हिस्सा अच्छा लिया। उसमें भी आप हिस्सा लेते थे? जी, अच्छा, मैं प्रेसिडेंट बना पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन का। अच्छा। और उसके अलावा लतीफ़ अदबी अकेडमी हमने एक कायम की, जो कि एक समाजी तंजीम थी। जी, जी। उसके बिहाफ पे हम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स करते थे। अदी मेहताब राशिदी उस ज़माने में एसोसिएट प्रोफेसर थी सिंध यूनिवर्सिटी में, कभी वो आती थी, कभी प्रोफेसर अकरम अंसारी, वो किसी ज़माने में रहे थे सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन भी। जी, जी। इन लोगों को हम बुलाते थे, उनसे नशस्तें होती थी स्टूडेंट्स के हवाले से। तो ये तमाम एक्टिविटीज़, तो पढ़ाई भी अच्छी रही। और जब यूनिवर्सिटी का फाइनल एग्ज़ाम हुआ, तो मेरी यूनिवर्सिटी में सेकंड पोजीशन थी। और उस ज़माने में ये एक पॉलिसी थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की कि 3 इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ उस ज़माने में थी पाकिस्तान में। एक मेहरान थी और एक लाहौर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी थी और एक एनईडी थी। तो मेहरान, लाहौर और एनईडी, इनके जो 3 पोजीशन होल्डर्स होते थे, यानी टोटल जी। 9, उनको डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट दी जाती थी ग्रेड 17 में एज असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ऑलराइट। पाकिस्तान स्टील मिल्स में, हमारे शोबे मेटलर्जी में। तो मेरी क्योंकि मेहरान में पोजीशन थी, तो वो इंटरव्यूज़ वगैरह हुए, प्रोसेस होता था, रिटन टेस्ट वगैरह करके मेरा अपॉइंटमेंट
उसी साल 1985 के अगस्त में मेरा ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम हुआ और 1985 के ही दिसंबर में 1 दिसंबर को मेरा नोटिफिकेशन इशू हुआ। तो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पाकिस्तान स्टील मिल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल, उसमें मेरी तैनाती हुई। ऑलराइट, ऑलराइट। और उसके बाद आपने फिर मैं देख रहा हूँ कि शोबा तदरीस इख्तियार कर लिया है आप मैंने बिल्कुल रिजवी साहब, मुझे ये महसूस हुआ कि मेरे अंदर एक अल्लाह ताला ने जो थोड़ी सी सलाहियत दी है वो कम्युनिकेशन की दी कम्युनिकेशन है। की अब वो कम्युनिकेशन जर्नलिज्म हो या टीचिंग या हो, टीचिंग हो, देखें दोनों में एक फॉर्मल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व होती है, एक या इनफॉर्मल इनफॉर्मल, कम्युनिकेशन है, जी, लेकिन हैं दोनों ही कम्युनिकेशन की दो किस्में। बिल्कुल। तो वहाँ जब मैं पाकिस्तान स्टील मिल्स में काम कर रहा था तो मुझे ये महसूस हुआ कि ये मेरे तबीयत के साथ नहीं मेल खाता। मैं लिखने पढ़ने वाला आदमी हूँ, मैं सोचने वाला आदमी हूँ, और वहाँ पर तो आप एक मशीन का पुर्जा बन जाते हो ना। या एक कारखाने में आप काम कर रहे हो, आप मशीनों के साथ काम कर रहे हो, तो आप मशीन बन जाते हो। तो मैं महसूस कर रहा था कि मैं इस काम के लिए नहीं पैदा हुआ हूँ। तो फिर मेहरान यूनिवर्सिटी में लेक्चरर की पोजीशंस एडवर्टाइज हुई। 2 साल तो मैंने खैर किए, 2.25 साल। उसके बाद मैंने अप्लाई किया और मेरा सिलेक्शन वहाँ पर एज अ लेक्चरर मेहरान इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में 1987 में, 87 के और ये अक्टूबर वही में दर्जगह है जहाँ से कि आपने मैंने ग्रेजुएशन किया था। ग्रेजुएशन भी किया था। तो वो एक फेमिलियरिटी भी जी थी। हाँ, तो मैं वहाँ पर फिर मैंने अप्लाई किया, वहीं पर मेरी सिलेक्शन हो गई और मैं वहाँ पर लेक्चरर बना। और उसमें फिर 2 साल के बाद 1990 में मैं प्रमोट हो गया असिस्टेंट प्रोफेसर। तो जब मैं वहाँ पर काम कर रहा था मेहरान में, तो मैं पढ़ा भी रहा था। उसके साथ अच्छा, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, डॉक्टर अहद अबड़ो हमारे वाइस चांसलर थे, उन्होंने महसूस किया कि मुझ में एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज़ हैं, तो उन्होंने मुझे हॉस्टल्स का डिप्टी प्रोवोस्ट मुकर्रर किया। अच्छा, तो 6 हॉस्टल्स थी मेहरान यूनिवर्सिटी की, 5 बॉयज़ हॉस्टल्स और 1 गर्ल्स हॉस्टल। उन 6 हॉस्टल्स में हर हॉस्टल में एक वार्डन होता था, जी हाँ, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हो या लेक्चरर हो, और फिर उनके ऊपर एक डिप्टी प्रोवोस्ट होता था और मैं फिर रिपोर्ट करता था प्रोवोस्ट को, जो एक फुल प्रोफेसर। तो अजीब बात ये थी उस ज़माने में कि जो 6 वार्डन्स थे जो जी, मेरे अंडर में काम करते थे, वो 6 के 6 ही मेरे उस्ताद थे अच्छा, और वो असिस्टेंट प्रोफेसर्स थे, और मैं अभी लेक्चरर था। फिर बाद में मैं भी असिस्टेंट प्रोफेसर बना, लेकिन उस वक्त मैं लेक्चरर था। तो उसके बावजूद यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन ने मुझे ये एडिशनल जिम्मेदारियां होती थी, क्योंकि जी हाँ, बुनियादी तौर पे तो हम टीचर्स होते थे, जी हाँ। लेकिन उसके साथ एक रेम्यूनरेशन मिल जाता था 400-600 रुपया माहाना। उस ज़माने में काफ़ी बड़ी बात बहुत होती बड़ी। थी। ये बताएं कि आप आपका जो मेरा यूनिवर्सिटी का कैंपस नवाबशाह में भी था, ये कब तामीर हुआ था? हुआ ये था कि शुरू वाले दिनों में जब इंजीनियरिंग कॉलेज था, ये सिंध यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग कॉलेज था, जी, तो ये तो जामशोरों में ही था। जी सिंध हाँ, यूनिवर्सिटी का एक कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज था। फिर इसको जब यूनिवर्सिटी बनाया गया, तो जतोई साहब उस वक्त थे चीफ मिनिस्टर सिंध जी, के। जी, जी, उनका चूंकि ताल्लुक नवाबशाह डिस्ट्रिक्ट जी से हाँ, था, तो उन्होंने कहा कि हम इस यूनिवर्सिटी का जो मेन कैंपस है वो वो नवाबशाह में रखेंगे, अच्छा, और और जामशोरों में इस मेहरान यूनिवर्सिटी का कॉन्स्टिट्यूएंट कैंपस होगा, एक ऑलराइट, जेली कैंपस होगा। तो ये 77 तक, जब तक जतोई साहब चीफ मिनिस्टर थे, जब तक पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, ये सेटअप चला। लेकिन जब वो गवर्नमेंट ख़त्म हो गई, तो फिर ये रियलाइजेशन दोबारा से आई कि भाई असल तो जो बड़ा कैंपस है, जो बड़ा शहर है, वो तो जामशोरो है। तो फिर वो रिवर्स कर दिया गया उस ऑलराइट, सेटअप को कि जामशोरो में मेन कैंपस आ गया मेहरान यूनिवर्सिटी का, और अच्छा, नवाबशाह कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज। आगे चल के फिर बाद में बहुत सालों के बाद फिर नवाबशाह को अलग यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी कायदे बना, अवाम जी, यूनिवर्सिटी जी, बना दिया जी गया। हाँ। आपका एक सिलसिला सिंध मदरसतुल इस्लाम के साथ काफ़ी रहा और उसके हवाले से कायद-ए-आज़म, और आपने एक उनके ऊपर किताब भी लिखी।
उसमें मैं एक आपसे सवाल ज़रूर करूँगा कि आपने क्योंकि कायदे-आज़म पे रिसर्च भी की, ज़रूर की है, तो एक जाए पैदाइश के उनके बारे में ये कुछ एक कोई ना कोई हल्के से कंट्रोवर्सी आती रहती है कि जी वो कराची में नहीं बल्कि झिरक एक जगह है ज़िला ठट्टा में, वहाँ पैदा हुए। इसमें आपकी अपनी रिसर्च क्या बताती है? मैं खुद भी इसमें काफ़ी इंट्रिग्ड था, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक किताब का हवाला था मेरे पास, वो अब भी मौजूद है। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड ने 1950s के अंदर एक किताब छापी थी सिंधी में, और उसमें एक जो सबक था कायदे आज़म पे, उसमें ये लिखा हुआ था कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना झिरक शहर के पास एक छोटे से गांव में पैदा हुए। वो आज भी वो सफ़ा मेरे पास मौजूद है। अच्छा, अब उससे एक डेवलप हुआ परसेप्शन कि कायदे आज़म जो ऑफिशियल कहा जाता है कि कराची में पैदा हुए, वहाँ नहीं हुए, बल्कि वो झिरक में पैदा हुए, जो ठट्टा डिस्ट्रिक्ट का एक शहर है। और वो रिवरियन पोर्ट था कि वहाँ से कश्तियाँ इंडस में जो ऊपर लाहौर तक, पंजाब तक जाती थी, माल बर्दारी। उस ज़माने में अभी रोड और ये रेलवे नहीं बनी बताइए थी, दरिया सिंध से। दरियाए सिंध से, तो उससे वो कश्तियों के ज़रिए सारी चीज़ों की ट्रांसपोर्टेशन होती थी। तो उसका जो हेडक्वार्टर था वो झिरक था। तो झिरक एक अच्छा मजबूत शहर था, लेकिन उसमें अब मैं जब सिंध मदरसा में आया तो मुझे एक्सेस मिली कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के एजुकेशनल रिकॉर्ड्स तक। ऑलराइट। मेरा इंटरेस्ट डेवलप किसी को हुआ, वहाँ तालिब इल्म रहे थे। तालिब इल्म रहे, और उन्होंने 3 मरतबा दाखिला लिया सिंध मदरसा में। 4.5 साल उनकी टोटल तालीम है, और 2 मरतबा वो सिंध मदरसा को छोड़ के पुफी के पास, उनकी पुफी बॉम्बे में रहती थी, तो वहाँ चले जाते थे ना। और उस ज़माने में हमारे यहाँ कानून था कि 1 महीने से ज़्यादा कोई स्टूडेंट एब्सेंट नहीं रह सकता, अच्छा। और अगर 1 महीने से ज़्यादा हो गया तो उसका नाम कट जाता था। तो कायदे आज़म का नाम 2 मरतबा कट गया, और दोबारा से उनको दाखिला लेना पड़ा। तो 3 टोटल उनके दाखिले हैं जो एंट्री हमारे पास मौजूद थी, अभी भी है सिंध मदरसा में। अब मैंने देखा कि उन तीनों में ही उनका जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो कराची लिखा हुआ है। अब मुझे ये शक हुआ कि चूंकि उस जमाने में कराची एक डिस्ट्रिक्ट था जी। और झिरक उस डिस्ट्रिक्ट का एक हिस्सा था, ठट्टा तालका था, और ठट्टा तालका में झिरक का शहर भी आता था। तो मुझे ऐसे महसूस हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कायदे आज़म अपने शहर के बजाय उन्होंने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दिया। बाज़ जी हाँ। औक़ात लोग जी, वो लिखते हैं, लिखते जी हाँ। लेकिन उसका फिर एक जुज़वी जवाब मुझे तब मिला जब एक रजिस्टर के अंदर कायदे आज़म के नाम के बिल्कुल ऊपर रजिस्टर है, 20-22 बच्चों के नाम हर पेज पे और वो मेंटेन्ड है अभी? मेंटेन हैं। अच्छा, गुड। मैंने उनको प्रिजर्व करवाया जी हाँ। बाकायदा ट्रीटमेंट्स के ज़रिए से। तो उसमें वो जो कायदे आज़म के नाम के ऊपर का नाम है, उसी तारीख को यानी 4 जुलाई 1887 को उस बच्चे का भी दाखिला होता है। उसका प्लेस ऑफ बर्थ लिखा हुआ है झिरक, और उसी तारीख को उसके बिल्कुल जो नेक्स्ट नंबर है जनरल रजिस्टर, उस पे मोहम्मद अली जिन्ना, और उसका प्लेस ऑफ बर्थ लिखा हुआ है कराची। तो मैंने कहा कि अगर कायदे आज़म झिरक में ही पैदा होते, तो जब ये रजिस्टर उसी एक दिन पे 2 बच्चों के दाखिले हुए हैं, और दोनों के नाम भी साथ हैं, हालांकि पेज तो आप देखें कि उसमें 20-21 नाम जी। हर पेज पे, वो बड़े डबल पेज वाले होते जी, थे ना, जी। उसमें पूरी तफसील। तो मुझे ये हुआ कि मैंने कहा कि ये कैसे हो सकता है। फिर मैंने जायजा लिया, तो वो जो सबक था उसमें ये लिखा हुआ था कि झिरक के करीब एक छोटे से गांव में पैदा हुए। अब झिरक में नहीं, वो सबक ये कह रहा है, बाद में वो फिर अच्छा। ट्रांसफॉर्म हो गया कि नहीं वो झिरक में पैदा हुए, लेकिन सबक में ये नहीं लिखा हुआ। सबक में है कि उसके करीब एक गांव में पैदा हुए। अगले लाइन में एक और कंट्राडिक्शन, एक गलत स्टेटमेंट उस किताब के सबक में थी। उसमें लिखा हुआ था कि और उन्होंने सिंध मदरसा से मैट्रिक पास किया। अब कायदे आज़म ने कहीं से भी मैट्रिक पास नहीं किया। मैट्रिक का इम्तहान उस ज़माने में बॉम्बे यूनिवर्सिटी लेती थी। कायदे आज़म मैट्रिक करने से 2 साल पहले
अपनी तालीम को छोड़ के पहले उन्होंने शादी के लिए चले गए, कच्छ चले गए, लेफ्ट फॉर कच्छ ऑन मैरिज, उनका जो आखिरी दाखिला था सिंध मदरसा में, उसमें जो उनके जाने का सबब दिया गया है वो लिखा हुआ है कि लेफ्ट फॉर कच्छ ऑन मैरिज। फिर जब वो वापस आए 40 दिन के बाद, तो यहाँ इन्होंने चर्च मिशन स्कूल में दाखिला लिया, जिसको CMS स्कूल कहते हैं। और वहाँ 10 महीने वहाँ पढ़े, और उन 10 महीने के बाद फिर वो इंग्लैंड चले गए और वहाँ पर उन्होंने बार लॉ किया लिंकन्स इन में। वो बाद में वो मैं आपको उसकी तफसील बता सकता हूँ कि क्या असबाब। तो मुझे ये हुआ कि भाई ये तो उसी सबक में जब एक चीज़ गलत लिखी हुई है, मैट्रिक उन्होंने कहीं से नहीं किया लेकिन वो कह रहा है कि मैट्रिक किया, तो ये इसमें कहाँ तक सदाकत है। फिर मैं गया लंदन, वहाँ पर इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड्स हैं, ब्रिटिश लाइब्रेरी का एक पूरा हिस्सा है। जब हम कॉलोनी होते थे तो हमारे जो सारे कमिश्नर ऑफिस के रिकॉर्ड्स हैं, जो गवर्नर को भेजे जाते थे, जो वायसराय को जाते थे, डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टरीज थी, वो तमाम की तमाम वहाँ पर महफूज हैं। तो मैंने झिरक की डायरेक्टरीज निकाली उन सालों की, जिन सालों के लिए हम कहते हैं कि जिन्ना के वालिद वहाँ थे। आपने अर्करेजी की इस सारे कोशिश की। जी, कंटिन्यू करें। तो उसमें जब मैंने वो सारे देखे तो मैंने कहा कि कहीं तो जिन्ना साहब के वालिद का नाम हो ना। यानी हम ये कहते हैं कि वहाँ झिरक में अगर आप जाएं तो वो आपको एक प्लाट दिखाते हैं कि जी ये इनका घर था। तो भाई अगर प्लाट था तो वहाँ पर सारे जो रेजिडेंट्स हैं उनके नाम लिखे हुए, हिंदूज के हैं, मुसलमानों के हैं, सबके नाम, गोरों के हैं क्योंकि डिप्टी कलेक्टर भी था। कहीं इनके जो वालिद थे जीणा भाई का नाम कहीं भी नहीं जीणा है। भाई पूंजा। हाँ, पूंजा इनके दादा का नाम था। अच्छा। और जीणा भाई इनके वालिद का नाम था, जीणा भाई, और फिर इनका दादा पूंजा भाई। तो जीणा भाई पूंजा उसको कहते थे इस हवाले से कि उनके दादे के नाम भी उसमें आता था। उनका कहीं भी नाम नहीं है। और उससे फिर मुझे दूसरा ये ख्याल आया कि कायदे आज़म खुद कोई बचपन में तो वफात नहीं कर गए थे कि हमें कोई पता ही नहीं। उनकी एक मैच्योर्ड एज थी, 70s तक उनकी ज़िंदगी रही। किसी एक दफ़ा उन्होंने नहीं कहा कि मैं झिरक में पैदा हुआ था। यानी एक आदमी, अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं खैरपुर में पैदा हुआ, मैं गाड़ी मोरी में पैदा नहीं हुआ, मेरे वालिदैन का ताल्लुक था लेकिन मैं तो वहाँ पैदा नहीं हुआ। मैं बता सकता हूँ पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं कहा कि मैं झिरक में पैदा हुआ। फिर जिन्ना साहब ने अपनी ज़िंदगी में 3 मरतबा बयान किया है कि मैं कहाँ पैदा हुआ। तीनों मरतबा उन्होंने कहा है कि आई वॉज बॉर्न इन कराची। तो जब वो नहीं मान रहे हैं, उनकी बहनें, उनके भाई नहीं मान रहे हैं, कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है, तो हम अगर ये कहते हैं कि वो झिरक में पैदा हुए तो ये हमारी अपनी ख्वाहिश पे मुबनी बात हो सकती है, हकीकत से ताल्लुक नहीं। डॉक्टर साहब शुक्रिया आपका बहुत, आपने बड़ी तफसील से ये बताई। और क्योंकि मुझे आपके इंटरव्यू में अभी और भी सवाल करने हैं, लेकिन ये बड़ी एक हकीकत आपने, ये जो रिकॉर्ड हो गई है, और कुछ लोगों को शायद नागवार गुजरे ये बात, लेकिन बात जो हक है वो कर देनी चाहिए, और आपने बड़ी तहकीक की उसके ऊपर। मैं यहाँ से फिर आपका ये ताल्लुक़ ये बताएं कि आपके अपना करियर जो मैं देख रहा हूँ कि एजुकेशन के साथ बहुत मुंसलिक रहा, रिसर्च के साथ, लिखना लिखाना भी। आपने बेनज़ीर साहिबा के बारे में भी एक किताब लिखी है, उसके बारे में अगर थोड़ा सा आप बताएं। लेकिन मैं आपसे ज़्यादा ये जानना चाह रहा था कि आपके और भी शोबों में, जैसे आपने होस्टिंग भी की है PTV पे, और वो भी एक कंस्ट्रक्टिव सब्जेक्ट के ऊपर, उसके बारे में भी कुछ अगर आप बताएं ताकि हम अहाता कर लें, इसलिए कि बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन हमारा जो वक्त है उसकी कैद थोड़ी है। हो सकता है किसी और मौके पे फिर और बैठ के आपसे इस्तिफादा करें। जैसे आपने मैंने देखा है कि क्योंकि सिंध के ऊपर आपने एग्रीकल्चर इन सिंध इशूज़ एंड ऑप्शंस की बात की है, और एक चीज़ जो मेरे बड़ा ख़ास इंटरेस्ट की थी कि आपने एक्सपोर्ट पोटेंशियल ऑफ सिंध पे भी EPB के साथ मिलके या किस हैसियत में काम किया कि सिंध का आपने टारगेट किया कि उसका एक्सपोर्ट पोटेंशियल, उसके बारे में भी अगर आप कुछ बता सकें। एंड देन रोल, वो तो खैर एग्रीकल्चर सिंध की मैंने आपसे बात कर ली,
तो ये इन इन 3-4 चीज़ें जो मैंने सॉरी जी, सम जी, अप जी। कर दी है, जी। लम्प कर दिए, उसके बारे में ज़रूर आप ज़रूर, बताएँ, मैं आपको ताकि देन बताता हूँ। फिर कुछ और रह जाएगा तो उस पे भी सवाल हम कर सकें। असल में 1990s वाला जब मैं मेहरान चला गया ना, जी, तो मेरा मैं समझता हूँ कि मोस्ट प्रोडक्टिव पीरियड इंटेलेक्चुअली मेरा वो था। जी, एक तरफ तो वो जो इंडस्ट्री की लाइफ थी, जैसे मैंने आपको बताया पाकिस्तान स्टील की, उससे जब मुझे फरागत मिली तो मेरे ज़हन की जो सलाहियतें थीं, जो क्रिएटिविटी थी, वो दोबारा वापस आई। तो मैंने एक तो टेलीविज़न पे प्रोग्राम करना शुरू किया, जो बुनियादी तौर पे नौजवानों को आगाह करता था कि आप अपने पैरों पे कैसे खड़े हो सकते हैं, सरकारी नौकरी का इंतज़ार किए बगैर जी, आप अपने तौर पे कैसे खड़े हो सकते हैं। उसी के साथ एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो, उस ज़माने के चेयरमैन थे, उनसे किसी जगह मेरी मुलाकात हुई। तो उन्होंने कहा कि मैं आपके टीवी प्रोग्राम्स तो देखता हूँ, हुँ, लेकिन हमें खुद पता नहीं है कि क्या चीज़ें नौजवान कर सकते हैं। मैंने ये किया कि सारे सिंध का एक सर्वे किया डिस्ट्रिक्ट वाइज़। डिस्ट्रिक्ट वाइज़ ये कि हर ज़िले में नेचुरल रिसोर्सेज़ कौन से हैं उस ज़िले के अंदर, एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज़ कौन से हैं और कल्चरल रिसोर्सेज़ क्या हैं, जिनमें पोटेंशियल है कि उनको हम वैल्यू ऐड करके, हुँ, डेवलप करके और एक्सपोर्टेबल आइटम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसकी जो बुनियाद थी, वो थी एक सर्वे करके, और पूरे सिंध के उस वक़्त 17 डिस्ट्रिक्ट्स थे। हर डिस्ट्रिक्ट का मैंने एक रिसोर्स मिक्स निकाला कि हम वहाँ पर क्वांटिटीज़ कितनी हैं, कितना प्रोड्यूस करते हैं, उसका हम क्या मसलन मोस्ट ऑफ जैसे ज़्यादातर चीज़ें थीं, मैं लाड़काना की आपको मिसाल दूँ कि वहाँ इरीछे चावल पैदा होता था जी ना। हाँ, अब इरीछे चावल बहुत बड़ी क्वांटिटी में होता क्या था कि दुनिया भर में जहाँ भी कहत होता था तो वहाँ पर ये सस्ता चावल था, ये लोड करके भेज दिया जाता था। लेकिन इसकी प्राइसेस तो बहुत कम थी। तो इस तरह से मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स का करके ये मेरी किताब छपी। इसका जो नेक्स्ट स्टेप था, उसके बाद मैंने एक प्लान तैयार किया जिसका नाम हमने रखा राइज, रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, राइज के नाम से। तो उसमें मैंने फिर ये सजेस्ट किया कि अगर लाड़काना में इरीछे चावल पैदा होता है तो वो ग्लूकोज का, स्टार्च का सबसे बड़ा जरिया है। तो हम बजाय राह चावल भेजने के, अगर हम उसको उसको वैल्यू वैल्यू ऐड एडिशन करें, कर दें, बिल्कुल। या वहाँ अमरूद पैदा होता है, अमरूद लाड़काना का बहुत मशहूर है जी, दुनिया जी, भर में, मिडल ईस्ट में जाता है। अब वहाँ कैनिंग यूनिट्स अगर हम लगा दें कि उनको पैक करके हाइजेनिक अंदाज में, सही, और हम उनको एक्सपोर्ट करना शुरू करें, तो वो जो लोकल नौजवान है, जो एंटरप्रेन्योर जिसमें पोटेंशियल है, वो आराम से न सिर्फ खुद एम्प्लॉय हो जाएगा, सेल्फ एम्प्लॉय हो जाएगा, 10 अफराद और भी ले लेगा। ये राइस के नाम से हमने किया। उस वक्त नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, ये 92 की मैं बात कर रहा हूँ। आगे चलकर 93 में गवर्नमेंट्स चेंज हुई, 94 आया। 94 आया तो मैं एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो का कंसल्टेंट था, मेरी ये स्टडी छप चुकी थी, किताब छप चुकी थी, और वो किताब काफ़ी वेल रिसीव्ड थी। तो किसी मेरे दोस्त ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से उसका ज़िक्र किया कि इस तरह का काम मोहम्मद अली शेख ने किया है। मैं मेहरान यूनिवर्सिटी का असिस्टेंट प्रोफेसर था, कि यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, उसने ये काम किया है। तो बेनज़ीर साहिबा ने मुझसे मिलने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। अब वो जो बताने वाला शख्स था, वो लाड़काना में ही मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, अब्दुल रशीद भुट्टो, उनके बड़े भाई थे मुराद भुट्टो। उन्होंने बीबी साहिबा से ज़िक्र किया, तो बीबी ने कहा कि उनको बुलवा लें। तो जनवरी 94 में मैं बेनज़ीर साहिबा से मिलने के लिए नौदेर हो गया, और उन्होंने कहा कि मुझे आप इस पे ब्रीफिंग दें। तो मैं किताब भी लेके गया अपनी, एक्सपोर्ट पोटेंशियल ऑफ सिंध। उन्होंने उसी वक़्त वो मुझसे उन्होंने ब्रीफिंग ली, 15 मिनट का मेरा कॉल ऑन था, जो कि बढ़ के पौने घंटे तक चला गया। उन्होंने उसी वक़्त डायरेक्टिव्स इश्यू किए कि ये जो प्रोग्राम है, जो राइस के नाम से जो एक्सपोर्टेबल आइटम्स ऐड करेगा सिंध के लिए, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मेरे लिए उन्होंने कहा कि इनको एमडी सिंध सिमाल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन बनाया जाए, और मेहरान यूनिवर्सिटी से डेपुटेशन पे, और इनको गवर्नमेंट ऑफ सिंध भी पैसे देगी, सिंध सिमाल इंडस्ट्रीज़ को, और फेडरल गवर्नमेंट भी देगी। तो इस प्लान को
प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाए। तो मैं वापस आया। अब आपको पता है, आप सारी ज़िंदगी रहे हैं गवर्नमेंट सर्विस में, पॉलिटिशियंस को भी जानते हैं। उस वक्त जो यहाँ का पॉलिटिकल सेटअप था, वो किसी एक्सटर्नल आदमी को जो कि यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हो, उनको आप एमडी बना दें सिंध सिमाल इंडस्ट्रीज़ का, तो उनको गवारा नहीं था। तो उसकी वजह से रोड़े अटकाए जाने लगे। वो प्राइम मिनिस्टर के अभी भी वो मेरे पास रिटन डायरेक्टिव्स मौजूद हैं, पीएम सेक्रेटरीट रिमाइंडर्स पे रिमाइंडर भेज रहा है, लेकिन यहाँ बात नहीं बढ़ रही। तो खैर, इस दौरान यहाँ पर सिंध मदरसतुल इस्लाम में प्रिंसिपल की पोजीशन 2 साल से खाली थी। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को ये ख्याल आया कि हम इसको फिल करें। तो एमएम उस्मानी साहब उस वक्त उस्मानी साहब थे, सेक्रेटरी फेडरल एजुकेशन के थे। तो खैर, वो मैंने मेहरान यूनिवर्सिटी में बैठते हुए ही मैंने उसके लिए अप्लाई कर दिया। असिस्टेंट प्रोफेसर में था पहले ही, और ये प्रिंसिपल की पोजीशन उसी करस्पॉन्डिंग ग्रेड में पड़ती थी। तो मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मैं यहाँ आया। तो अब मैं इसको परसू करूँगा सिंध सिमाल इंडस्ट्रीज़ वाले काम को, क्योंकि मुझे ये था कि ये तो आर्जी तौर पे 6-8 महीने के लिए प्रिंसिपलशिप ठीक है। यहाँ जब रिजवी साहब में आया तो मुझे दुख हुआ बहुत कि ये इदारा जिसने नई सिंध की तरवीह की, कायदे आजम की मादर इल्मी, जहाँ कायदे आजम 4.5 साल तक पढ़े, उसकी इतनी वगरमू हालत। 2 साल से कोई प्रिंसिपल नहीं था और इतनी मायूसी। पहली मर्तबा मेरा जब अपॉइंटमेंट हुआ, मैं गया तो स्टूडेंट्स जो मुझसे मिले, उन्होंने मुझसे ये रिक्वेस्ट की, वो लियारी के आसपास के जो थे, कि 11-12 बजे आते थे, चले जाते थे, कि हमें कूलर तो नहीं, कम से कम मटके का इंतजाम करवा दें कि पानी पीने के लिए पड़ोस की होटलों में जाना पड़ता है। तो फिर मैंने ये फैसला किया कि अब मैं इस इदारे पे काम करूंगा। सिंध सिमाल इंडस्ट्रीज के लिए उनको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, लेकिन इस इदारे के लिए जिसमें बच्चों की तालीम का इन्वॉल्व है, उस पर मैं करूंगा। तो बाद में जब मुझे बुलाया सीएम साहब ने भी, और उन्होंने कहा कि अब आपका ये प्रपोजल आया है और मैं इसको अप्रूव कर रहा हूँ, तो मैंने उनसे कहा कि अभी फिर मुझे रहने दें। अभी मैं सिंध मदरसा में 6-8 महीने मुझे हो गए थे। मैंने वहाँ पर प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं। मैं चाहता हूँ कि पहले मैं उनको इम्प्लीमेंट करूँ। मकसद ये था कि आई डिडंट वांट टू गो देयर। तो फिर इस तरह से वो सिंध मदरसा के साथ एक इश्क की कहानी शुरू हुई। और वो जो आपका इश्क है, वो मैं समझता हूँ कि 2 हिस्सों में अगर बांटें तो कोई 10 और 10 साल, कोई 20 साल का आपका एसोसिएशन रहा। तो एक चुभता हुआ सवाल करूँ आपसे ये कि हमारे सारे हायर एजुकेशन का एक इदारा है विच इज़ हायर एजुकेशन कमीशन, जो आपसे तो बेहतर जानता हूँ। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन होता था, उसके बाद ये बना। तो उस, क्योंकि आपका उनके साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहा है, तो आप समझते हैं कि वो इदारे ने अपना जो उसको फ़राइज़ दिए थे वो कर सका है, या अभी भी कुछ खामियां हैं, या कोई अच्छे काम भी उसने किए हैं? रिजवी साहब, मैं समझता हूँ कि जितना काम कर सकते थे, जितना पोटेंशियल था, उसका हार्डली 20-25% एक्चुअली हुआ। यानी एक तरह से ये एक अलमिया है कि आप देखें कि इस वक्त जो मुस्लिम वर्ल्ड है, उसमें मलेशिया है और टर्की है। ये दोनों मुल्क पाकिस्तान के साथ एजुकेशन के शोबे में, हायर एजुकेशन में तकरीबन साथ चल रहे थे। हम उनसे बहुत पीछे रह गए और वो इतना अब आगे बढ़ गए हैं वर्ल्ड रैंकिंग में। मलेशियन यूनिवर्सिटीज़ का आप देखें, आप टर्की के देखें। चाइना हमसे बाद में आज़ाद हुआ, 2 साल बाद में। हम लोग 47 में आज़ाद हुए, वो 49 में हुआ। अब वहाँ की, चाइना की आप देखें कि कितनी यूनिवर्सिटीज़ वर्ल्ड रैंकिंग पे पहुँच गई हैं, उनका स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन क्या है। हमारे यहाँ पहले यूजीसी था, उसका एक लिमिटेड रोल था, लेकिन कोई हर्ज नहीं, इंडिया में आज भी यूजीसी है। एक शौक हुआ कुछ लोगों को कि भाई हम इसको हायर एजुकेशन कमीशन बना के और इसका स्टेटस एनहांस करें, और नतीजे में वो जो चेयरमैन एचईसी जो भी बनता, उसके लिए इस स्टेटस ले लिया गया फेडरल मिनिस्टर का, कि जी वो फेडरल। वो दौड़ शुरू हो गई ओहदों के पीछे कि मुझे चेयरमैन बनना है, उसने चेयरमैन बनना है।
जो काम था, जो हायर एजुकेशन वो कमीशन का, पीछे रह गया। वो पीछे रह गया। नतीजे में मैं समझता हूँ कि आज भी मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मुकम्मल तौर पे वो नाकाम है। अगर आप गिलास को देखते हैं कि आधा भरा हुआ है, आधा खाली है, तो मैं ये कहूँगा कि एचईसी का गिलास पौना भरा हुआ है और 3 जो चौथाई है वो खाली है। खाली। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपसे बहुत और बातें करनी थी, लेकिन अब वक्त की मजबूरी है। जाने से पहले बस एक हमारी रिक्वेस्ट होती है कि क्योंकि आपका शोबा तदरीस से रहा है बहुत अरसे, तो आप नौजवानों के लिए, बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स, क्या पैगाम देना चाहेंगे मुख्तसरन? और उसके बाद मैं आपसे मैं इजाज़त वही दूँगा। उमूमन पैगाम दोहराता हूँ जो कायदे आज़म ने नौजवानों के लिए कहा था, काम, काम और काम। मैं उनको हमेशा यही कहता हूँ, मेरे जो स्टूडेंट्स भी होते हैं, बददिल कभी नहीं हो, कभी भी डिप्रेस्ड नहीं हो, फोकस अपना अपनी इम्प्रूवमेंट पे, अपनी एजुकेशन, अपनी अचीवमेंट पे रखें, इस मुल्क की खिदमत करें, इसी मुल्क के ज़रिए हमने आगे जाना है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। नाज़रीन, मुझे ये पूरा यकीन है कि डॉक्टर साहब की जो आज बातें आपने सुनी, उससे आप लोगों ने बड़ा इस्तिफ़ादा किया होगा और बहुत चौंका देने वाली बातें भी की हैं। ये आपसे इजाज़त मैं लेता हूँ और इजाज़त लेने से पहले आपसे ये दरख्वास्त ज़रूर करूँगा कि इस हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें और हमारे चैनल की ईमेल एड्रेस और इसका टेलीफ़ोन नंबर भी स्क्रीन पे इस वक्त आ रहा होगा। आप इस पे कॉन्टैक्ट करें, अपने राय से हमें आगाह करें ताकि हम इस प्रोग्राम को बेहतर से बेहतर कर सकें। बहुत शुक्रिया।